बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। 21 अक्टूबर को उनकी यकीनन वापसी है और उसके बाद जो सियासी जमातें हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे इंतखाबात की गहमा गहमी अब शुरू हुआ चाहती है। मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर कोशिश ये की जा रही है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और दीगर जमातें हों, कि वो एक मोमेंटम इंतखाबात के हवाले से बना लें। लेकिन सबकी नज़रें जो हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ वो इसलिए देख रहे हैं कि उन्होंने हतमी तारीख का ऐलान करना है। अगरचे इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि जनवरी में इंतखाबात, जनवरी के आखिर में इंतखाबात होने की तवक्को है, और क्योंकि उससे पहले एक ड्यू प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करना है, जो कि डिलिमिटेशंस का प्रोसेस है और जो कि आईनी तकाजा है। अब जो मामला है 21 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से बड़ी तैयारियां हैं। यही वजह है कि जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं और चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे कर रही हैं और जलसों में वो अपना बयानिया और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी के हवाले से, माजी की कारकर्दगी के हवाले से वो बता रही हैं। और पीपल्स पार्टी कहीं वो नून लीग के ऊपर निश्तर बरसाते हुए नजर आ रही है, कहीं वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, तो कहीं वो जो उनकी अपनी फील्ड है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें कराची है, जिसमें अंदरूनी सिंध है, उसमें वो दोबारा से अपनी स्पेस जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मामला जो ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से जब वापसी होगी, तो क्या उनको जो बयानिए की बात बार बार की जा रही है, सवालात बार बार पूछे जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं है, अगर वो एक स्टेटमेंट या एक नैरेटिव लेते हैं तो कुछ ही देर के बाद या कुछ अरसे के बाद उनके नैरेटिव में तब्दीली आ जाती है। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कुछ अफराद शख्सियात के हवाले के मुहासबे के हवाले से बात की, लेकिन साथ ही कुछ ही दिन के बाद हमने ये देखा कि मुहासबे से बात मुफाहमत के ऊपर चली गई और उन्होंने कहा कि हमें आगे की तरफ देखना है और हमने ये मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। तो यहाँ पे यकीनन कुछ सवाल उठते हैं बयानिए के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि जो जमातें, सियासी जमातें हैं, उन्हें बयानिए से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो पॉलिसी की ज़रूरत है, वो सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। इस पर अपने पैनलिस्ट से उनकी राय जानेंगे। जनाब, सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं। आज हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने। स्काइप के जरिए हमारा साथ दे रही हैं शनीला अम्मार साहिबा। स्काइप ही के जरिए हमें मोहम्मद नौशाद अली साहब ने ज्वाइन किया और सज्जाद अनवर साहब ने हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहिबा आपसे होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी और दीगर सियासी जमातों का पार शो का ऐलान, क्या यह इलेक्शन की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज है? यासिर, होना तो चाहिए था कि बाकायदा आगाज अब तक इलेक्शन की सरगर्मियों का हो चुका होता है, क्योंकि जैसे असेंबली तहलील होती है या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो आईनी तौर पे 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे मरदमशुमारी जो थी वो मंजूर कर ली गई थी, उसके बाद हल्का बंदी होनी थी, तो कुछ थोड़ा सा मामला आगे चला गया हुआ था। तो इस वजह से कोई भी सियासी जमात हमें उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आ रही अपने हल्कों के अंदर, जैसे कि रवायती तौर पर उनको होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उस वक्त उनकी सारी जो एक्टिविटीज है उसका मरकज, जो उनका कायद 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारियों से मुतल्लिक है कि जो कॉर्नर्स मीटिंग हो रही है, रोज मुशावरती मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके अलावा जो शबाशी साहब है वो अपने हल्के के अंदर जा रहे हैं, हमजा शबाशी अपने हल्के के अंदर जा रहे हैं, वसूल कर रहे हैं वहां पे। जी हाँ, जाहिर है उनके हल्के के जो लोग हैं वो उनके पास आ रहे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं, उन्होंने अपने पास बुलाया, चाय पे बुला के उनके मसले सुने और जाहिर है उन्होंने हल करने हैं। अगर वो उन्होंने वोट लेने हैं उस हल्के से तो उनको उस हल्के के अवाम को मुतमिन करना होगा। उसी तरह जो उनके दूसरे लीडरान, उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजा हुआ, उनकी ड्यूटियां यही लगे कि जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने आना और आके मीनार पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जो खिताब करना है उस वक्त वहां पे अवाम को लेके उन्होंने आना है। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे, जब वो मीनार पाकिस्तान पे जब आके तकरीर करेंगे, तब समझ नजर आएगा हमें कि मुस्लिम लीग नवाज का असल में बयानिया है क्या। देखिए, जो चीज हमारे सामने आ रही है ना, वो हम इर्द गिर्द दूसरे लीडरान से सुन रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही है कि मैंने मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया? उन्होंने तो अभी तक ये बात नहीं कही है। उन्होंने तो आके एहतसाब की बात की थी। हाँ, ये जरूर है कि देखिए पाकिस्तान के अंदर तब्दीली आ चुकी हुई है, तब्दीली लोगों के जहनों के अंदर, और उसमें ये बात बहुत ज्यादा हद तक है कि लोग अब अपने मसाइल का हल चाहते हैं
और वो मसाइल जो है वो आपकी इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं। लोग अब चाहते हैं कि महंगाई कैसे कम होगी, लोग अब चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनेगी जिसकी वजह से ये महंगाई कम रहेगी और मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, डॉलर नीचे जाएगा, पेट्रोल नीचे जाएगा। आप शरीला साहब, आप इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से बयान कर रही हैं। 1 अक्टूबर को शाहदरा में मुस्लिम लीग नवाज के नायब सदर ने जब खिताब किया तो उन्होंने जहां पे कई और बातें की तो उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब के भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, जो सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उनका भी यही कहना था कि नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। यानी खानदानी जो इतने करीबी जराए हैं, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कोई बैकग्राउंड होगा ना उसका। यासिर, इनके खानदान के अंदर हमेशा से 2 बयानियां चल रहे होते हैं। शहबाज साहब का बयानिया कुछ और होता है, नवाज शरीफ साहब का कुछ और। लेकिन मरियम साहिबा तो हमेशा अपने वालिद के बयानी के साथ चली है। हाँ, लेकिन मैं उस वक्त जाऊंगी जिस वक्त नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आएंगे, वो मीनारे पाकिस्तान पे आके क्या बात करते हैं। अगर वो भी कहेंगे कि मैंने अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया, तो फिर ये एक नवाज लीग का बयानिया माना जाएगा कि वाकई उन्होंने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, और बयानिया से शिफ्ट भी माना जाएगा, शिफ्ट भी माना जाएगा। देखें, मैं ये कहूंगी कि इसको आप हकीकत पसंदी भी कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपका मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता इंतकाम का, उस एहतसाब का जो कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं। अभी पहले आपको अपने मुल्क की सलामती को इंश्योर करना है, मुल्क को फाइनेंशियली जो है वाइबल करना है, स्टेबल करना है। उसके बाद जब आपके पैर जमेंगे तो फिर आप जो है उन तमाम लोगों से, उन गैर जमहूरी कुतों से निपट सकते हैं जो कि मुल्क के अंदर हर 4-5 साल के या 10 साल के बाद एक हाइब्रिड रिजीम लेके आते हो, तजर्बात करते हैं। जब आपके पैरों के नीचे जमीन मजबूत नहीं होगी, उस वक्त तक देखें जो भी बयानिया बनेगा वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सकेगा। एक और पार्टी ने भी बनाने की कोशिश की थी, 9 मई को उन्होंने क्या किया था रियासत के साथ, लेकिन फिर देखा रियासत ने उससे कैसे निपटा। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी गैर जमहूरी काम हो, जो काम भी हो जमहूरियत के अंदर उसके दायरे में रह के हो, लेकिन पहले मुल्क का इस्तेहकाम माशी देखना होगा, उसके बाद कोई और जो काम है वो होगा। ठीक है। डॉक्टर फारूक कादिल साहब, सर ये फरमाइएगा, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन में बात की थी, क्या वो वाटर लेवल चेक कर रहे थे अपनी पार्टी का कि उनको किस तरह का रिस्पांस आएगा? उसके बाद फ़ौरन हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं और उसके बाद फिर यही मामला अल्लाह पे छोड़ने का मामला सामने आता है। एक तो ये बताइएगा कि बयानिए में इस वक्त क्या वाकई जिस तरह से शरीला साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो अपने साथ बयानिया लेकर आएंगे और वही बयानिया फिर इनका थ्रू आउट चलेगा, इंतखाबी बयानिया भी होगा और उसके बाद फिर ये आगे भी लेकर चलेंगे। एक तो ये कि इनको बयानिया को तलाशने में अभी प्रॉब्लम आ रही है या बयानिया है लेकिन वक्त का इंतज़ार है? यासिर, बहुत शुक्रिया। जिस ज़माने में हम इश्तहारबाजी का फ़न पढ़ रहे थे ना, तो उस मौके पर हमें एक बात बड़ी मज़े की सिखाई गई। एक ट्यूब लाइट उस ज़माने में मार्केट की गई जिसका स्लोगन था ज़्यादा जलती है और रोशन जलती है। ये एक अहमकाना जुमला है, इसका कोई मतलब नहीं है। असल बात ये होती है कि ये जो नैरेटिव्स होते हैं, जो सियासी जमातों के नारे होते हैं, जो उनके प्रोग्राम होते हैं, उनको इस तरह से मार्केट किया जाता है कि वो डिस्कस होते रहें। अब ये नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और मियाँ शहबाज शरीफ की हिकमत अमली की कामयाबी है कि गुज़श्ता 15 दिन से आप ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आपसे मुराद ज़राए इब्लाग डिस्कस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे उनका पैगाम आगे जा रहा है। मतलब वाटर लेवल चेक किया उनका पैगाम ये आगे जा रहा है कि नवाज शरीफ ने एक बात कही थी कि मैं फ़लाँ 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 को कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। उनका ये भी पैगाम आगे जा रहा है कि हमने इस मुल्क के मसाइल हल करने हैं। अब आप ज़रा देखें, जो मियाँ नवाज शरीफ वहाँ से निकलने जा रहे हैं लंदन से, तो वो क्या 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 करते हुए आएंगे? वो 4 ममालिक का दौरा करके आएंगे। वो सऊदी अरब जाएंगे, वो एमिरेट्स जाएंगे, वो कतर जाएंगे और वो चीन का जाना भी मुतवक्को है। क्या करेंगे वो? वहाँ जाके उन्होंने कोई ये नहीं कहना कि सर मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, मुझे ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं। वहाँ आपके यहाँ सरमायाकारी लेने जा रहे हैं। तो देखें, बुनियादी तौर पर वो जिस एजेंडे के साथ आ रहे हैं वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे के साथ आ रहे हैं। और पाकिस्तान और मुआशी इस्तेहकाम का जो एजेंडा है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली कुव्वतों से हिसाब किताब ना किया जाए। अच्छा। मैं आपसे फिर आपसे एक दफ़ा कह रहा हूँ, कल भी कह चुका हूँ और मुमकिन हुआ तो आइंदा भी कहना पड़ेगा कि जब तक आप ये बात बाहर नहीं कर लेते
पाकिस्तान के अंदर एक नया मिसाक वजूद में आ चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं, सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मुहासबे वाली बात अभी गई नहीं है, अल्लाह पे छोड़ने वाली बात अभी गई नहीं है, ये आएगी लेकिन शायद कुछ वक्त के बाद आएगी, ऐसा ही है? देखिए, मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा नहीं, हूँ। मेरी गुजारिश ये है कि हर चीज अपने वक्त पे आती है। अच्छा। और सियासतदान जो सियासी हिकमतकार होता है उसके, और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की जो हिकमतकारी है उसके बारे में आप जितनी फप्तियाँ कस लें, उसके बारे में आप जितने कह लें कि वो सादा लो आदमी है, उसके बारे में आपने और भी बहुत सारे, आपसे मुराद ज़राए इब्लाग की बात कर रहा हूँ, आपने बड़े उनके बारे में बातें उनकी की, उनकी किरदार कुशी के सिलसिले में भी बहुत सारी बातें की, लेकिन वक्त ने साबित किया है कि 1984-85 से लेकर आज तक उस शख्स की जो पॉलिटिक्स है वो बेहतरीन हिकमतकार है, वो वक्त का बेहतरीन इंतखाब करता है, वो अपने साथियों का बेहतरीन। चलें, आपने वक्त के हवाले से बात की तो डॉक्टर साहब आपकी इजाजत से मैं डॉक्टर ताहिर नईम मलिक को भी एक आध जुमले की इजाजत दे रहे हैं ना। तो ये सब उसने किया और वो इसी एजेंडे के साथ आएगा। और जो बात नामुकम्मल वो रह गई थी वो ये है कि इस रियासत का ये फैसला है कि इस रियासत को जिन लोगों ने तबाह किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, वक्त क्या होगा इसका इंतजार किया जा सकता है, ये काम अपने बेहतरीन वक्त पर होगा और ये होना है। ये पाकिस्तान ने तय कर दिया है, ये किसी सियासी जमात का एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान का एजेंडा है। ठीक हो गया। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा, अक्टूबर 2019 को वो पाकिस्तान छोड़कर गए थे, 2023 में वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर में, क्या वो 2019 का पाकिस्तान उनको वैसे ही मिलेगा जैसे वो छोड़कर गए थे? ये चीज़ें अब इतनी मुख्तलिफ हो गई हैं कि उनका जो बयानिया है उसकी जो ग्राउंड में पकड़ है, क्या वो मुमकिन हो पाएगी? पुलों के नीचे बहुत सा पानी बह चुका है और नए फैक्टर्स आ गए हैं, पाकिस्तानी माशरे में नई हकीकतें और नई ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। मसलन एक नौजवान जिसे ये हमारी उम्र का, उसे ये कह के मुतासर किया जाता था कि मोटरवे बनी, अब एक नौजवान जो नया करोड़ों वोटर ऐड हुआ है, जिसने अपने जन्म लेते ही उसने देखा है कि मोटरवे शुरू से ही देखी, उसके लिए ये बात कोई इतनी एक नॉर्मल सी हकीकत है कि यहाँ मोटरवे है, ये यहाँ 4G है, यहाँ स्मार्टफोन है। तो अब एक डिस्कनेक्ट यकीनन है पार्टी की डिस्कनेक्ट। और दूसरी बात जो ये शानीला ने की, देखें मैं ये कहता हूँ कि हर इंसान को मामला अल्लाह पे ही छोड़ना चाहिए, लेकिन क्या ये मियाँ साहब का ज़ाती मामला था जो वो अल्लाह पे छोड़ रहे हैं, या एक वज़ीर आज़म का और रियासत का मामला था? अगर एक वज़ीर आज़म और रियासत का मामला है तो वो कौन होते हैं अल्लाह पे छोड़ने वाले? और दूसरा मेरा सवाल ये जो शनीला कह रही हैं कि हकीकत पसंदी है, तो आज फिर इदराक करें, अगर आप सब लोगों को मैं माजी में ले जाऊँ तो 2016 में जब ये क्राइसिस जन्म लिया तो उस वक्त वज़ीर दाखिला थे चौधरी निसार अली खान, जो हकीकत पसंदी की बात कर रहे थे, जो इस राह पे चलने की ना बात, जो कह रहे थे कि आप सरवाइव करें और हकीकत पसंदी के साथ अपना वक्त खुशहाली का ये सफ़र जारी रखें। तो जो आज ख्वाजा आसिफ से लेके सारे लोग हमें दिन को 10 दफ़ा लेक्चर देते हैं हकीकत पसंदी के, उस वक्त ये चौधरी निसार अली खान को बैरूनी एजेंडे पे ये कह रहे थे। और तीसरी बात ये है कि बैरूनी एजेंडे पे पार्टी को तकसीम करने की कह रहे थे। परवेज़ रशीद साहब से लेके ख्वाजा आसिफ और हमारे उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब, इनका बयानिया और था, लेकिन आज फिर हकीकत पसंदी की तरफ लौट रहे हैं, तो फिर आप चौधरी निसार अली खान के बयानिए की तरफ लौट रहे हैं। और तीसरी बात जो ये मैं कह रहा हूँ, आज पाकिस्तान की आज आपने 2-3 दफा जो निसार साहब का नाम मैंने ये लिया है कि देखिए सबसे पहले उन्होंने हकीकत पसंदी का ये बात की थी पार्टी में और वो अहम ओहदे पे थे। अब तीसरी जो इसमें पहलू है कि देखें 60s तक, 70s तक, 80s तक पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास का एक बयानिया होता था। ठीक, वो बयानिया हमें 10 अप्रैल 1986 को भी नज़र आया जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक आमिर के वक्त लाहौर उतरी एक बयानिए के साथ। आज वो बयानिया ना मियाँ नवाज शरीफ के पास है, ना वो दीगर सियासी जमातों के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, किसी सियासी जमात के पास कोई माशी एजेंडा नहीं पाकिस्तान की रियासत को दरपेश चैलेंज कर। वो उन्होंने सोशल मीडिया पे हैशटैग कैंपेन्स का नाम उन्होंने बयानिया रख दिया है, खिरद का नाम जनू रख दिया, जनू का खिरद। और चंद पेड लोग हैं जो इनके लिए कॉलम लिखते हैं, बयानिया बनाते हैं, उनको वक्त पे तनख्वाह 28 या 30 को मिल जाती है। लेकिन जो माशी एक बयानिया होना चाहिए जो एक रियासत को दरपेश चले, उसका बयानिया कोई बयानिया नहीं है।
और इस बयानी अगर आप कहते हैं कि पार्टी के अंदर दो राय हैं, तो दो दूसरी राय वाला तो वजीर आजम बना है, फिर आपका बयानिया किधर गया कि जी पार्टी में दो राय है, एक तरफ शहबाज शरीफ है, एक तरफ नवाज शरीफ, तो वजीर आजम किसे बनाया गया? और जिसे वजीर आजम ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टी के अंदर इंटरनली भी चैलेंज हो गया है नवाज शरीफ साहब के लिए कि उनके सामने एक मद्दे मुकाबल मौजूद है। ठीक है, पॉइंट आ गया। आखिरी पॉइंट, जिसे वजीर आजम बनाया गया उसने बेटे को वजीर आला बना दिया, फिर उन्होंने और उस दीवार को प्लस्तर कर दिया। तो कोई तो बात हमें हकीकत से अवाम के अंदर लानी चाहिए। ठीक है जी, ये मामला होना है जी 21 अक्टूबर को लाहौर में, जरा चलते हैं ना लाहौर। नौशाद साहब जी जी मैम, इकोनॉमी की बात करके ताहिर साहब ने मेरी बात को इंडोर्स किया, मैं भी तो यही कह रही थी कि इकोनॉमी को पहले स्टेबल कर ले, फिर उसके बाद आप आके काम करें कोई और दूसरा। ठीक है, मोहम्मद नौशाद साहब ये बताइएगा, लाहौर में जरा गहमा गहमी के हवाले से भी जरा बता दें, जो कॉर्नर मीटिंग का जिक्र किया शरीला साहिबा ने और बाकी मामलात, और जो पल्स है वहां पे वो क्या आ रही है, और दूसरा ये बताइएगा कि क्या सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए, यह है कि वो 16 माह का बोझ किसके ऊपर डालेंगे? वो सबसे बड़ा इनके लिए चैलेंज बन चुका है कि वो 16 महीने की कारकर्दगी का बहुत बड़ा सवाल है जिसको वो आगे नहीं सेल कर सकते। योर टेक सर। देखिए, इस वक्त गहमा-गहमी तो जो पार्टी की हद तक है वो जरूर शुरू हो चुकी है। हर सतह के जो पार्टी के ओहदेदार हैं वो अपने सुपीरियर ओहदेदारों से मिल भी रहे हैं, चीजें तय भी कर रहे हैं, और वो सारे का सारा फोकस बेसिकली इस वक्त जो भी एक्टिविटी है मुस्लिम लीग नून में वो सारी नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की है। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये अभी बयानी की काफी लंबी डिबेट हुई है। दो लफ्ज मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक पहली बात तो ये है कि साहब का बयानिया जो है ना वो इस मुल्क में पिट चुका है। ये सैफुर रहमान से लेकर और आखिर में ये जो गुज़िश्ता एक हुकूमत थी उसने बहुत शोर डाल के साहब के बयानिए के बाद वो अपनी हुकूमत बनाई और कुछ भी कर नहीं सके। टैक्स पेयर के पैसे का रोज शोर होता था, टैक्स पेयर, अब कहीं आपको टैक्स पेयर की इस्तिलाह नजर नहीं आती, ना कोई एंकर बोल रहा है, ना कोई मीडिया पे बात कर रहा है कि टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। मामला सिर्फ इतना है, देखिए कि नवाज शरीफ जो सियासत का अंदाज है ना मुस्लिम लीग नून के अंदर, ये जो दो फैक्शन है, मैंने हमेशा आज से 5 साल पहले से मैं लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून में ना तो दो बयानिए हैं, ना ही उनके अंदर कोई डिवाइड है। देखिए, ये सारी बातें आर्ग्यूमेंट्स जब पार्टी तय कर रही होती है तो ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन सर पार्टी के अंदर बातें होती है ना, फिर पब्लिक तो नहीं होती इस तरह। फिर उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब भी लंदन नहीं जाते, फिर उनसे बात करते हैं और फिर बाद में आके वो खुद बयान देते हैं, उनकी बेटी भी बयान देती है, तो उसका मतलब है कि ये चीजें खुलकर सामने आके उन्होंने एक सामने पब्लिक स्टेटमेंट दे दी। ये एक इन्वेस्टमेंट की गई है जिसकी तरफ डॉक्टर फारूक आदिल ने इशारा किया था कि वक्त आने पर इस इन्वेस्टमेंट को काटा जाएगा। ये सियासत का तरीका है, और सियासत की जो लीड बेसिकली डिजाइन करते हैं ना वो नवाज शरीफ साहब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब उस लेवल की चीजों को उस लेवल से उसका वो उस तरह का विजन नहीं है जिस तरह का नवाज शरीफ का, क्योंकि वो पार्टी कायद होने के नाते वो बहुत से ऐसे काम नौशाद साहब, सॉरी टू कट यू, ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का तो उस वक्त ये बयानिया था कि ये हुकूमत हमें नहीं लेनी चाहिए, और उस वक्त फिर जरदारी साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, उन्होंने कहा जी ले लें हुकूमत और थोड़े अरसे के बाद हम इसे छोड़ देंगे और बाकी मामला रेस्ट इज द हिस्ट्री। तो फिर उनका बयानिया तो उस वक्त ना चल सका, उनको तो कन्विंस कर दिया गया। देखिए, जब नवाज शरीफ ने ये कहा था कि हुकूमत नहीं लेनी, अगर नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया होता और नवाज शरीफ कहते कि नहीं लेनी तो फिर नहीं ली जाती। ये बात देखिए, ये 2 साइडेड गेम है, ये डबल साइडेड गेम है। ये जो गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला है ये वो है। अच्छा। बाकी जहां तक बात है कि ये इसी तरह ही चलेगा, उनका एक अंदाजे सियासत है जिसको वो इस तरह से चलाते हैं। सर वो अंदाजे सियासत 2023 में चल सकता है जो 2019 में वो छोड़कर गए थे, ये भी एक सवाल है जो पूछा जा रहा है बार बार। देखिए, मैं आपको बता देता हूं अब इस वक्त मामला क्या है। इस वक्त मामला ये है कि ये दोनों बातें जो की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि एक तो इन्वेस्टमेंट की गई है और एक वो चीज है जो आने वाले वक्त के अंदर मुस्तकबिल का बयानिया बनाया जाएगा, और मुस्तकबिल का बयानिया सिर्फ प्रोग्रेस से रिलेटेड होगा। नून लीग को अच्छे तरीके से इस बात की रियलाइजेशन है, एहसास है, ये मैं उनकी मीटिंग्स की हमारे पास इतलात आ रही हैं कि मां सिवाय प्रोग्रेस का, मुआशी मसाइल के हल का और कोई बयानिया, किसी भी सियासी जमात का बयानिया नहीं बिक सकता। इस वक्त लोग मसाइल का शिकार हैं। देखिए, जंग के अंदर ये हिसाब नहीं होता कि एक गोली किसने किधर चलाई और कैसे चली और किस तरह चली। जंग में आप हर हाल में जंग जीतने की तरफ तवज्जो देते हैं। अब इस वक्त मुल्क जिस हालत में है और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम मुआशी जंग जीतना चाहते हैं, उसके लिए ही रियासत ने फैसले किए हैं।
और ये फैसले जितने भी किए गए हैं ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जब किए गए तब भी ये नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और तमाम स्टेक होल्डर, मौलाना फजलुर रहमान, इनकी मुशावरत से ही तय किया गया। उन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाया जा रहा है और आइंदा भी यही लेकिन पीपल्स पार्टी का और मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं कि जो कैबिनेट बनाई गई है वो तो सारी की सारी किसी और जमात की है। पॉइंट आ गया सर आपका, आपने बड़े जबरदस्त तरीके से इसको बयान किया कि ये सब दो धड़े कंट्रोल करने और ये पॉलिटिक्स में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। ठीक, पॉइंट आ गया। आगा साहब आपको सर इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा कि बात यहाँ पे बयानिए की, हमने तकरीबन आध घंटे से बयानिए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी बात आ रही है कि बयानिए से ज़्यादा इस वक्त एक आम पाकिस्तानी को पॉलिसी चाहिए, उसे वो बेसिकली रास्ता चाहिए जो ये पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स दिखा सकें। तो क्या वो 21 अक्टूबर को वो रास्ता जिसकी बार बार PMLN बात कर रही है, यानी सस्ता आटा, सस्ता पेट्रोल, जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर क्वालिटी ऑफ लिविंग बेहतर करना, क्या वो दे पाएगी? देखिए, आपने जो सवाल किए है, अगर आप मुझे इजाज़त है मैं उसका जवाब बाद में दे दूंगा। पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास 3 ऑप्शन हैं। वो आते सार कहें कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, दूसरी ऑप्शन ये है वो कहें कि सबको माफ़ कर दिया और हमने आगे चलना है, तीसरी ऑप्शन है वो कहें कि हमने आगे चलना है लेकिन मैंने माफ़ नहीं किया, हम इनका हिसाब लेंगे। ये 3 है। क्रक्स सही है। मियाँ नवाज शरीफ का वोटर पूछता है मैं आपको वोट क्यों दूं, कल फिर आपको ये घर भेज देंगे। ये है मियाँ नवाज शरीफ का क्राइसिस जो आप लोग फेस देख नहीं रहे हैं। उसको अपने वोटर को यकीन दिलवाना कि अब मुझे घर कोई नहीं भेजेगा, अब किसी को कोई घर नहीं भेजेगा। अगर उसने वोटर को यह यकीन दिलवाना है ना, तो फिर उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का बयानिया लेकर आना पड़ेगा। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन से काम नहीं चलेगा, ना ही वोटर तैयार है। अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं तो PTI को तो एक वोट नहीं पड़ना चाहिए जो उनकी कारकर्दगी थी 4 साल की। अगर आप बयानिया की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो अभी भी मेन स्ट्रीम में आपको नजर आती है। ऐसे ही है। बात है कि बी ऑनेस्ट, जो 16 माह का काम था PDM गवर्नमेंट का, उसमें कौन सी चीज सस्ती हुई? और हमेशा ये कहा गया कि हमने रियासत बचाई है अपनी सियासत पे। तो फिर हुआ ये कि जब आए इंटरम, उन्होंने 15 दिन में ऐसे रियासत को बचाया, ऐसे बिजली कंट्रोल की, ऐसे डॉलर कंट्रोल किया, ऐसे वीट कंट्रोल किया, ऐसे मीट कंट्रोल किया, ऐसे शुगर कंट्रोल की कि जिससे साबित हुआ एक आम आदमी को मामला ठीक नहीं थे। तो फिर मामला अगर जिनके मौजूदगी में ठीक नहीं थे, आम आदमी उसके ऊपर एतमाद क्यों करेगा? ये चीजें ज्यादा पेचीदा होगी अब उनके लिए। देखिए अब थैंक यू सो मच। अब देखिए, हमें बहुत रियलिस्टिक होकर इसको देखना है। नई लाइन देते हैं आप हमेशा। मैं लाइन नहीं देते हैं जी। बात ये है कि क्या मैं जो बात की है क्या उसमें लॉजिक नहीं है? हमें बताइए। ऐसी वैसी लॉजिक ठीक है ना। मियां नवाज शरीफ साहब लाख एक लेकर आए कि जी मैं यहां पे कल सोने की दीवारें बना दूंगा। जो ये कौम है ना, जो ये अभी पिछले 4 साल में या 10 साल में वोटर बनी है, वो हर वक्त टेलीफोन पे अपने देखती है दुनिया में क्या हो रहा है, मोबाइल पे, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। छोड़े अमेरिका को और यूरोप को, वो अपने मुल्क को उनके साथ कंपेयर कराते हैं जो उसके रीजन के हैं। तो वो देखती है हम कहाँ खड़े हैं। बड़ी प्यारी बात की मेरे एक स्टूडेंट ने, आपको याद है लोग अपना वो कहीं इलाके में पानी लगा दें या नया सीवर डाल दे तो वो लोग लगाते थे, बैनर लगाते थे, शुक्रिया मोहम्मद असलम आपने हमारे इलाके में अपना सीवर के नए पाइप डाल दिए, याद है जी। अब वो कौम वहां नहीं खड़ी है। ठीक है, अब उससे आगे ठीक पॉइंट आ गया सर आपका, बड़ा जबरदस्त तरीके से आपने बयान किया। सिजाद साहब आपको इस पर शामिल करूंगा सर, ये फरमाइएगा कि लीगल मामलात भी तो है ना मियाँ साहब के, तो जब वो वापस आते हैं क्या उनके पास इतना वक्त होगा कि वो अपने बयानिए को उस फसाहत के साथ लोगों को बयान कर सकें और उन्हें कायल कर सकें, जबकि उनके लीगल मामलात भी हैं? बिकॉज वो अक्टूबर 2019 में अपने इलाज की घर से गए थे, अभी उनके मामला संभले नहीं हैं। योर टेक सर। यासर साहब, आज मियां नवाज शरीफ के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी हेल्थ की एक रिपोर्ट जो है बरतानिया के डॉक्टरों की वो जमा करवाई है, और एक उनके वकला का ख्याल है कि एक ट्रांजिट बेल उनको मिल जाएगी
और वो अपना जलसा करने के बाद फिर कोर्ट में जाके सरेंडर करेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई लीगल उनको प्रॉब्लम होगी। जो मेन प्रॉब्लम है वो जो आप लोग अपने प्रोग्राम में अभी सब दोस्तों ने डिस्कस किया, वो मेन प्रॉब्लम है कि वो बात क्या करेंगे और जो वो बात करेंगे क्या लोग उसको मानेंगे। असल बात ये है मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो उनका एम्फसिस है कि वो बताएं कि 2018 तक जब पाकिस्तान तरक्की कर रहा था तो उसका रुख मोड़ के दूसरी तरफ क्यों कर दिया गया, और इमरान खान को जिस तरह से एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया और उससे मईशत का बेड़ा गर्क हुआ, और वो जो बेड़ा गर्क है वो बाद में पीडीएम की गवर्नमेंट भी उसको संभाला नहीं दे सकी। लेकिन अवाम जो हैं वो 2018 में नहीं जाना चाहते, जो अवाम का मूड नज़र आ रहा है इस वक्त। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून की पजीराई हो रही है लाहौर में उनके जलसों में, जिस तरह की वीडियोज़ आप देख रहे हैं, उससे लगता है कि अवाम उनसे हिसाब ले रही है ये जो पिछली गवर्नमेंट गई है पीडीएम की उसका, और वो अपनी फ्रेश मेमोरी को उनके सामने है और वो समझते हैं कि अगर इमरान खान कुछ नहीं कर सका था तो ये भी कुछ नहीं कर सके। बल्कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है ये वो कुछ भी नहीं कर सकी जो इमरान खान करता रहा है। क्योंकि आप देखें आगा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो आज के नौजवान हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आज के जो नौजवान हैं ना उनके लिए जो पिछले 40 साल के बयानिए थे वो इररेलेवेंट हो गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बयानिया था डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटाइजेशन का। उसके बाद मियां नवाज शरीफ का बयानिया था मुल्क की तरक्की और खुशहाली का, और उसके बाद इमरान खान का बयानिया था करप्शन के ख़ात्मे का। ये 3 बड़े बयानिए आए मुख्तलिफ स्टेजेस पे पाकिस्तान में। अब नया कोई बयानिया किसी जमात के पास नहीं है, और अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया अगर किसी जमात के पास है इस वक्त तक तो वो पीटीआई के पास है। और पीपल्स पार्टी का जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं कि वो तो नून लीग के ख़िलाफ़ और अपनी जो पॉलिटिक्स है उसका उन्होंने एक ज़रूर बयानिया बना लिया है कि उनको फेयर प्ले नहीं मिल रहा और ये वो। लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी तक बयानिए के मखमसे में है। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी होगी तो उनसे जब पूछा गया कि जनाब वोट को इज़्ज़त दो का जो बयानिया क्या उसको आप छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया ये बिल्कुल नहीं था कि हम कह रहे थे कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट से कोई मतलब कि वो हमारे वोट को इज़्ज़त दें, बल्कि वोट को इज़्ज़त दो का मामला ये है कि अवाम जो हमें वोट देते हैं हम उनका काम करें ताकि उनके वोट की इज़्ज़त सही है। उन्होंने बिल्कुल चीज़ों को पॉइंट आ गया, उन्होंने डिफरेंट एंगलिंग ली है। लेकिन अवाम जैसे कि आपने बताया कि आप 2023 है और चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई हैं। यकीनन इस बहस को किसी और वक्त भी हम उठा रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दूसरे मौजू को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। साथ रहिएगा। मेरा ख्याल था कि फॉर्मल एजुकेशन से अगर मैं लिखना पढ़ना चाहता हूँ तो इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी। अदब एक तमद्दनी इदारे के तौर पे रेलेवेंट है आज के मुआशरे में? मेरा ख्याल नहीं है। करोड़ों रुपए का इश्तहार दे दें किसी किताब का, वो नहीं बिकेगी। वो बिकती है सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से। शायरी आपसे तकाजा इतना करती है कि जो बेपरवाही से पढ़ना चाहते हैं वो तो पसंद ही नहीं करते। जो चीज़ आदमी इमेजिन कर सकता वो ईजाद भी कर सकता। मुन्नी नियाज़ी जो था उस जैसा आदमी तो कोई और था नहीं शायद। पाक चाइना इंस्टीट्यूट और वजारत इत्तलात और नशरियात लाया मुल्की सतह का बेहतरीन BRI प्रोजेक्ट्स पर मुहित फोटोग्राफी मुकाबला। CPAC के पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अवाम की जिंदगी पर मुरतब होने वाले मस्बत असरात की तस्वीर कशी करें और नक़द इनामात के साथ पाएं चीन जाने का नादिर मौका। अपनी तस्वीर 7 अक्टूबर तक photo.contest@pakistan-china.com पर अरसाल करें।
वेलकम बैक जी। इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है कि जी इसे जनवरी के एंड तक होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बात की गई। उसकी वजह ये, जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। लेकिन कुछ सियासी जमातें ऐसी भी हैं जो ये कहती हैं कि जनाब जनवरी में क्योंकि बहुत ठंड होती है तो वोटर जो है उस तरह बाहर नहीं निकलेगा, क्यू में खड़ा होना पड़ता है। पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे उस वक्त जो है वो सिफर या माइनस में जो है सर्दी पड़ रही होती है। तो इसलिए अगर ये मामला आगे बढ़ाया जाए तो बेहतर है। यानी जो JUI फे है उसकी जानिब से ये बात की गई। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। उनका कहना था कि जनवरी में चित्राल, खुजदार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में शदीद सर्द मौसम होगा। मजीद कहा कि खदशात के बावजूद उनकी जमात इंतखाबात में ताख़ीर का मुतालबा नहीं करेगी। यानी कह भी गए और कुछ ना कहा। और लेकिन हमने थोड़ा सा, हमारी टीम ने इसको फैक्ट चेक किया है कि जी वाकई ऐसी बात है कि जनवरी में कभी इंतखाबात नहीं हो सकते। तो जनाब 1970 से लेकर 2018 का डेटा हम आपको बता देते हैं। 7 दिसंबर 1970 को इंतखाबात हुए, 7 मार्च 1970 को आम इंतखाबात हुए, 28 फरवरी 1985 को आम इंतखाबात हुए, 16 नवंबर 1988 को इंतखाबात हुए, 1990 में 24 अक्टूबर को इंतखाबात हुए, इसी तरीके से 1993 में 6 अक्टूबर को हुए, 1997 में 3 फरवरी को हुए, 2002 में 10 अक्टूबर को हुए, 2008 में 18 फरवरी को हुए, 2013 में 16 मई को हुए और 2018 में 25 जुलाई को हुए। तो इसमें अगर आप देखें तो मैक्सिमम आपका वही टाइम बनता है जिसकी मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जी इसमें इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। तो ऐसा तो हुआ नहीं है कि सर्दी को बहुत शदीद हो चुकी हो और इसको हम बर्दाश्त ना कर पाए हों और रसूल रसाइल के ज़राए हमारे पास ना हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बेहतर हुई हैं। इधर अपने पैनलिस्ट इस हवाले से जान लेंगे कि जो मौसमी फैक्टर है, क्या इसको बुनियाद बनाकर इलेक्शन को मज़ीद डिले किया जा सकता है, कीपिंग इन व्यू कि सेनेट के इंतखाबात भी आने हैं जनाब। तो सवाल होगा शनीला साहब आपसे, मौसम सरमा में जनरल इलेक्शन का मुतवक्के इनेकाद, क्या मौसम की शिद्दत वोटर टर्न आउट और इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है? अच्छा देखिए, मैं जल्दी आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मौसम जो होता है ना वो असरअंदाज होता है। दिसंबर में जब 1970 में इलेक्शन हुए तो आपका टर्न आउट था 58%। उसके बाद जो 1985 के थे वो गैर जमाती बुनियादों के ऊपर थे। अगर उसमें टर्न आउट कम होगा तो उसकी वजह यही थी कि लोगों की दिलचस्पी नहीं थी एक डिक्टेटर के अंदर वो इलेक्शन लड़ रहे थे। 1997 के अंदर भी आपका वोटिंग टर्न आउट कम था, उसकी वजह मौसम नहीं थी, 38% था। उसकी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी के वोटर ने तकरीबन बाइकआउट किया था, वो बाहर नहीं निकले थे। इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को सिर्फ 18 सीटें हासिल हुई थी। 2008 में भी इलेक्शन आपके जनवरी के अंदर हो रहे थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई थी। नवाज शरीफ साहब तो थे वतन में लेट वापस आए थे, दिसंबर में आए थे, इसलिए वो इतनी भरपूर सिवाय पंजाब के कहीं और नहीं चला सके। फिर मोहतरमा की शहादत की वजह से इलेक्शन जो, यानी 27 दिसंबर जब उनकी शहादत होती है तो उस वक्त भी वो कैंपेन ही कर रही थी, वो जलसा कर रही थी, कैंपेन ही कर रही थी जी बिल्कुल। कोयटा तक भी गई, खैबर पख्तूनख्वा गई, चतराल में गई, सब जगहों पे जाकर उन्होंने कैंपेन चलाई थी। फरवरी में इलेक्शन हुए, वोटिंग टर्न आउट 45% था। उसकी वजह शायद ये थी कि एक डिक्टेटर भी ऊपर बैठा हुआ था, अपने किंग्स पार्टी को उसने जितवाना था, नवाज लीग को इतना टाइम नहीं मिला था दूसरे सूबों में करने के लिए, मोहतरमा की शहादत हो चुकी थी, ये फैक्टर था। तो जो फैक्टर जो होते हैं ना वो दूसरे होते हैं, उसके अंदर उम्मीदवार ना मिले आपको, या कोई पार्टी जो ऊपर कोई डिक्टेटर बैठा हो, या किसी पार्टी को उम्मीदवारों को इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जा रहा हो, या किसी पार्टी के वोटर उसका बाइकआउट कर दे, मौसमी हालात नहीं असरअंदाज होते। जी डॉक्टर फारूक आदिल साहब, सर क्विकली, मौसमी हालात किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं वोटर टर्नआउट के ऊपर? क्या ये बहाना बनाया जा सकता है कि जी टर्नआउट इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मौसम सर्द था? इस सवाल का जवाब आपने भी दे दिया है और शनीला साहिबा ने भी दे दिया है। ठीक, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में हो क्या रहा है इलेक्शन के मौसम के एतबार से। दरअसल ये जो डिबेट है, ये डिबेट इलेक्शन कमिश्नर की क्रेडिबिलिटी में इजाफे का बाइस बन रही है। इससे ज़्यादा इसकी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, आप जाना चाहें तो किसी दोस्त को ज़हमत दे दें। मैं आपसे एक बात 2 जुमलों में कहना चाहता हूँ, लंबी बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ नैरेटिव की बहस है, और नैरेटिव की बहस हमने कहा कि एहतसाब भी पिट गया। सर वो हो गया ना सर, एक सेकंड सर, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एहतसाब भी पिट गया, इससे पहले निज़ाम मुस्तफ़ा भी पिट गया, इससे पहले सोशलिज़म भी पिट गया। अब आपके पास वाहिद एक ही चीज़ है, वो है डूअर। डूअर इज़ कमिंग, और डूअर ही आपकी सोसाइटी में जगह भी बना पाएगा और इस सोसाइटी को कैप्चर भी कर लेगा अपने वोट से। ठीक, नौशाद अली साहब आपको सर इसमें इन्वॉल्व करते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्तों में गुंजाइश हो तो सर्दी में इलेक्शन ना कराए जाएं।
तो ये बताएं कि ये जो मौसम को बुनियाद बनाकर इलेक्शन की डिले को कॉज किया जा रहा है, तो ये फिर जो सवालिया निशान है न सिर्फ इस एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आते हैं बल्कि दीगर हलकों के ऊपर भी आते हैं, तो किस हद तक ये चीज़ जो है वो एम्बिग्युइटी क्रिएट करती है सारे प्रोसेस के अंदर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जनवरी के आखिरी हफ्ते की बात की थी, उन्होंने तारीख इसीलिए नहीं दी थी कि मेरी जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि यही कंसिडरेशंस जो थी वो मौजूद थी कि उन दिनों में चूंकि जो सर्द तरीन मौसम का जो टाइम है वो यूजुअली जनवरी के पहले 2 हफ्ते होते हैं, उसके बाद मौसम खुलना शुरू होता है। तो वो इसी चीज को मद्देनजर रखकर उन्होंने एग्जैक्ट तारीख का ऐलान नहीं किया। अब वो सिर्फ महकमा मौसमियात से जो तारीखें बन पाएंगी उसको देखकर, ये सारी चीजें देखभाल कर उसका जो है ना ऐलान कर देंगे। मुझे एक चीज की समझ आज तक नहीं आई यार, हम लोग फरवरी में इलेक्शन नहीं करा सके, हम लोग कुछ 5 साल 10 दिन ऊपर नीचे करने से क्या इस कौम को फर्क पड़ जाएगा? इलेक्शन 90 दिन में तो फिर भी नहीं हुए। सो इसलिए हमें इन बहसों से बाहर निकलना चाहिए। हमें अभी ये मामला जो एक हामी मिल गया हमें JUIF का। नहीं देखिए, JUIF कुछ भी कहती रहे, बाकी जमातें जो हैं वो मिलजुल कर इस मामले को तय कर सकती हैं। हिमायत नहीं कर रहे। 2-4 दिन पहले 2-4 दिन बाद में ये कोई बहस है। कमरजमान कारा साहब ने कहा था क्या फर्क पड़ता है अगर 120 या 90 दिन ऊपर हो, अगर ये मामला की आगे चला गया तो फिर सारे ही कहेंगे क्या फर्क पड़ता है, जून में चले जाएं, जुलाई में चले जाएं, सेनेट के इलेक्शंस हो। असल मामला तो सेनेट के इलेक्शंस का है ना सर। ये बात ये है कि सेनेट के इलेक्शंस भी होंगे, अपने टाइम पर ही हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ 2-4 दिन की जो बात ये उसका मकसद ये है कि असल तो बहस ये होनी चाहिए कि फेयर एंड जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस किस तरह से होंगे, जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, इवन वो मिलेगा सारा कुछ। इन चीजों पे बहस होनी चाहिए, इस पे बात करके तय कर लेना चाहिए ये कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर हम बहस में पड़े हुए हैं। कि फर्ज करें कि अगर चित्राल में बर्फबारी हो गई तो इलेक्शन नहीं हो सकेंगे। भाई चित्राल में बर्फबारी हो जाएगी तो वहां पे और भी बहुत, मैंने एक मिसाल दी थी कि पोलियो वर्कर जो है वो घुटने घुटने बर्फ के अंदर भी काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बात शहरीला ने कही है ये बिल्कुल ठीक है कि मौसमी हालात जो है वो कभी आपके इस अज़म की तरफ नहीं आते या इनको नहीं पीछे करते कि जी इलेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम आ जाएगी या टर्न आउट पे प्रॉब्लम आएगा। जिसने वोट देना है वो हर हालत के अंदर वोट देता है और जो वोट नहीं देना चाहता वो वोट नहीं देगा। सो ये फैक्टर्स, बहरहाल ये मौसम का फैक्टर जो है वो इस चीज के ऊपर असरअंदाज नहीं होता। ये सिर्फ ये चीजें जो है ये शोषे छोड़े जा रहे हैं उस डिस्कशन को जनरेट करने के लिए जो हम हर वक्त करते चले जाते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, सर ये बताएं इलेक्शन का वक्त के ऊपर इनेकाद होना और इलेक्शन कमीशन का तारीख देना अब कितना ज़रूरी हो गया है विद एवरी पासिंग डे जो इन जमातों की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं? देखिए, महीने की तो उन्होंने निशानदेही कर दी है, अब मुनासिब होगा कि डेट भी दे दें। और नौशाद साहब की बात ठीक है कि कॉन्सेंसस अगर क्रिएट हो जाए, उसमें हफ्ता 10 दिन अगर आगे भी शेड्यूल चला जाता है तो अर्ज नहीं। जहाँ तक बात है कि शदीद मौसम का, तो वो शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी होती है, लेकिन कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नहीं होने। यही मैं कह रहा हूँ कि वहाँ इलेक्शन नहीं होने, लेकिन KPK के चंद अजला में उस वक्त अगर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं तो उसकी वजह से ज़रूरी नहीं, हम पहले से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि उन दिनों में क्या मौसम होगा। और मुल्क के बालाई इलाकों में जो शदीद सर्दी का मौसम अक्सरियत जगहों पे बरकरार नहीं रहता जो नवंबर दिसंबर में होता है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अहम बात ये है कि तारीख दी जाए और एक जो सियासी जमातें अपना मैनिफेस्टोज और एजेंडा जो है मुल्क के मसाइल के हल का वो अवाम के सामने पेश करें, अपना मुकदमा लड़े। आगा साहब, क्या हो जाएगा 5-10 दिन अगर ऊपर नीचे हो गए तो? देखिए, बात यह है कि 70 के इलेक्शन में चित्राल से अल्लाह जन्नत नसीब करे मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने हिस्टोरिक वोट लिए थे। दिसंबर में ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, उस ज़माने की सर्दी आज के ज़माने की सर्दी में ज़मीन आसमान गाड़ी सर्दी थी। दूसरी बात है, पंजाबी का एक मुहावरा अगर इजाज़त दे तो मैं बोल दूँ जी प्लीज़। जिन्हें खादियाँ गाजरा टेढ़ों ना दे पीड़। बहुत सारे लोग चाहते हैं इलेक्शन हो ही ना। सिंपल। ठीक हो गया जी। मैं इसमें शामिल करता हूँ सजाद भाई, आपको शामिल करूँगा। ये फरमाइएगा कि जो सबसे बड़े कंसर्न्स होने चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या वो सिक्योरिटी का मामला जो है उसको नहीं होना चाहिए? मस्तौंग में जो कुछ हुआ या बाकी KPK के अंदर जो कुछ हो रहा है और उसके बाद बाकी इलाकों में जो कुछ हो रहा है, तो जो बड़े कंसर्न्स हैं वो तमाम सियासी जमातों को ये नहीं उठाने चाहिए? सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, उसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट ना हो जिसकी वजह से कोई इलेक्शंस कहीं, जैसे कि 27 दिसंबर 2007 में हुआ।
यासर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिक्योरिटी इशू पिछले कुछ अरसे से बिल्ड हुआ है दोबारा, लेकिन सिक्योरिटी इशू का सबसे बड़ा जो विक्टिम है इस वक्त वो हमारी सिक्योरिटी अदारे हैं, और ख़ास तौर पे बॉर्डरिंग एरियाज़ के ऊपर सिक्योरिटी ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। तो बेसिकली जो उसको रोकने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए और मुल्क में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए जो एफ़र्ट्स हो रही हैं, आर्मी चीफ साहब जिस तरीके से उन्होंने स्मगलिंग को रोका है, जिस तरीके से टेररिज्म के ख़िलाफ़ उनका रिजॉल्व है, जैसे उन्होंने पेशावर जाके तकरीर की, जैसे हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान है और तालिबान के ख़िलाफ़ है, उससे लगता है कि हमारी स्टेट जो है अपने लोगों की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी सरगर्म है। लेकिन असल बात ये नहीं है कि मौसम, वही TTP की बात करूँ। अच्छा, लेकिन जो सबसे अहम बात है ना, वो कोई फरवरी का जनवरी का मौसम नहीं है। असल खदशा पॉलिटिकल पार्टियों को ये है और बाज़ लोगों को ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शोशा उड़ाया जा रहा है कि अभी मौसम ऐसा है या टेररिज्म का ख़तरा है, तो इलेक्शन इससे भी कहीं आगे ना चला जाए। ये एक थ्रेट मौजूद है, अभी ये नहीं कहा जा सकता। और इलेक्शन कमीशन ने भी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की, उन्होंने कहा कि जनवरी में हो सकता है।